चलो जी, वेलकम बैक। आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। आज हम करने क्या वाले हैं, आज आपकी ये वाइवा की थर्ड क्लास है, ठीक है। और आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेशियो एनालिसिस, ठीक है। थर्ड बुक में जो आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर है वो भी स्टार्ट हो रहा है, प्लस ये वाइवा की थर्ड क्लास है, ठीक। दोनों मतलब मिक्स चलने वाले हैं। अब वाइवा की क्लास इसको आप बोल लो रेशियो का चैप्टर बोल लो, चाहे आप इसको बोल लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर। रेशियो का चैप्टर आपसे तब तक नहीं हो सकता अगर आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर अगर आपने याद नहीं कर रखा, क्योंकि रेशियो वाले चैप्टर में क्या आने वाली है, बैलेंस शीट की आइटम्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इंटेंजिबल एसेट्स, कैश, इन्वेंट्रीज। तो उस चीज के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमने कल सीखे थे 5 पार्ट होते हैं। तो ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, ये स्पेसिफिक कंपनीज के लिए है, पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप तो सिंपल बैलेंस शीट बनाती थी, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास ये क्या चलती है, वर्टिकल फॉर्म में। ऊपर वाली साइड पे आपके पास चलता है लाइबिलिटीज को ये लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और एसेट्स को लिखते हैं एसेट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी वर्टिकल चलती है, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले ऊपर लिख लो वर्टिकल बैलेंस शीट कंपनीज की। अगर वो पूछा जाता है अगर वाइवा में क्वेश्चन की कंपनीज अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो कंपनीज अपनी बैलेंस शीट्स कैसे बनाती हैं, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है लंबी लाइन में, है ना, इक्विटी और लाइबिलिटीज। सिंपली हम ये देखते थे ना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ये वाले लाइबिलिटीज वाले क्या लिख रहा हूं मैं, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो कंपनी वाले जब अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटीज को थोड़ा सा देखो, कंपनीज है ना हाई लेवल की है, बड़े लेवल की है, तो अपने इन्होंने शब्द भी थोड़े और ज्यादा कर दिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह। अब ये वाली अगर आपको टर्म्स समझ में नहीं आती तो आप सोच लेना आपको रेशियोज का चैप्टर नहीं आ सकता। अगर आपको ये इक्विटी, लाइबिलिटी, एसेट्स, इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज ये समझ में नहीं आएगा तो रेशियो का चैप्टर समझ नहीं आएगा। 80 मार्क्स में से अगर आप बात करते हैं फाइनल में, जो आपका 80 मार्क्स का होता है, उसमें तो रेशियो का चैप्टर आपका आना होता है 4 से 5 नंबर का रेशियोज का। लेकिन जो आपका वाइवा का रिटर्न होना है 5 या 6 नंबर का, उसका होना है 1 या 2 नंबर का लर्निंग का। तो कहने का मतलब अपने आप में रेशियो के चैप्टर की इंपॉर्टेंस हो गई 10 से 12 नंबर। अगर आप टोटल 100 में से काउंट करोगे ना, टोटल 100 में से काउंट करोगे तो 5 से 6 मार्क्स का तो आ जाएगा आपके पास फाइनल एग्जाम्स में, 5 से 6 नंबर का आएगा आपका वाइवा के रिटर्न में, और 1-2 नंबर आप ये कह सकते हो कि जो वाइवा का मतलब ओरल जो आपसे मतलब करवाएंगे। तो टोटल ये 10-12 नंबर की वेटेज का चैप्टर बन जाता है रेशियोज। अब रेशियोज चैप्टर समझने का पहला स्टेप क्या है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हमने कल याद किया था। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है पी एंड एल अकाउंट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ होता है चेंजेस इन इक्विटी, क्या बोलते हैं इसको, चेंजेस इन इक्विटी, और होता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट तो आपने कई बार सुन रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो का तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही कर लिया। अब दिक्कत आती है कि ये फोर्थ चीज क्या है, चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में जो चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे ना चेंजेस इन इक्विटी। अब इक्विटी के लिए आपको पहले बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी। इक्विटी होती क्या है, उसके लिए वो बैलेंस शीट आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपको ये समझ आएगा चेंजेस इन इक्विटी होता है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स वो होते हैं जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर खत्म किया है, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिए होते थे नोट्स, उसी को बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। या फिर कई बार एजम्पशन दी होती है, +1 वाले चैप्टर में आता था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूवल बेसिस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू या स्ट्रेट लाइन, एसएलएम मेथड या डब्ल्यूडीवी। तो ये सारी चीजों को ना आपको लास्ट में लिखना पड़ता है बैलेंस शीट खत्म होने के बाद, हर कंपनी को, उसको बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो बस हमारे लिए अब समझने वाली चीज रहेगी कि ये चेंजेस इन इक्विटी। बैलेंस शीट आपको पता है क्या होती है, बैलेंस शीट का नाम लिखो। आपको मैं 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, मैचिंग द वर्ड्स करना, ठीक है। मैचिंग द वर्ड्स होते हैं ना, एक तो चीज होगी देखो बैलेंस शीट, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। एक वर्ड होता है आपके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आपको मैचिंग द वर्ड्स करने हो, बैलेंस शीट के साथ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड सूटेबल लग रहा है आपको कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? बैलेंस शीट के साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो P&L के साथ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये साइन देखो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली क्रॉस का साइन बन गया ना, क्योंकि आपने आंसर भी क्रॉस दिया, गलत आंसर दिया आपने। पहले कभी सुन रखा था फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नाम की चीज? फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है वो है फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपसे वाइवा वाला टीचर क्या पूछ सकता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आपको अगर बतानी हो, ठीक है, वाइवा वाले ने क्या पूछना है, अगर आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एलिमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, P&L अकाउंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो जब भी वर्ड आएगा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो जिसके पास बुक है वो यहां पे लिख लो, बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहला चैप्टर है ना स्टार्टिंग में ही। अब वाइवा वाला टीचर आपको कहां पे फंसा सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, ये पता है ना आपको। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो 31 मार्च को कंपनी की क्या पोजीशन है, 31 मार्च को कंपनी की क्या पोजीशन है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, इसलिए उसका नाम पड़ गया फाइनेंशियल पोजीशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो स्टेट नहीं बताता हूं, पहले लिखो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके ऊपर तो पता नहीं ट्रू फॉल्स आ चुका है एक बार, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ चुका है CBSE के फाइनल पेपर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का या तो सेकंड नाम या इसको क्या बोला जाता है, तो उसको P&L अकाउंट बोला जाता है या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है देखो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है? पूरे एक साल का रिजल्ट होता है, कि पूरे एक साल में बिजनेस ने क्या रिजल्ट कमाया, यानी कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया। तो जब भी आप पूरे साल की बात करते हैं, बनाते तो एंड में है लेकिन बनाते तो पूरे साल का है ना, कि एक साल में इतनी सेल हुई है, एक साल में इतनी परचेज हुई है, इतना टैक्स भरा है, तो बाकी प्रॉफिट रह गया। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? एक तरह से रिजल्ट। या तो आप इसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हो या इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल रिजल्ट। लिखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल रिजल्ट किसको बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोला जाता है? बैलेंस शीट को। अब सबसे पहले हम बैलेंस शीट स्टार्ट कर रहे हैं। बैलेंस शीट के लिए एक और आप ना सबसे ऊपर लिख लेना, यहाँ पे देखो आपके पास स्पेस होगी। कल मैंने जल्दी से समझा दिया था, आज मैं लिखवा रहा हूँ। होता क्या है, सबसे पहले देखो मैं बना रहा हूँ इंडिया। इंडिया के अंदर ना कल मैंने बताया था 50 से 55 मिनिस्ट्रीज होती हैं। जल्दी जल्दी बना लो इसको फास्ट। पेपर का पार्ट बिल्कुल नहीं है, इसके जो नीचे करेंगे वो पेपर का पार्ट है। आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है जो बुक ने दिया या स्कूल वालों ने बताया आपने उसको याद रख लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है? देश हमारा इंडिया। तो इंडिया का हम एक नक्शा बना लेते हैं, ऐसे ही बनता है ना, हाँ। तो ये इंडिया बन गया, ठीक है। इंडिया में 50-55 मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब इसके नीचे एक मिनिस्ट्री हमारे पास होती है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। यहां से आपकी मतलब स्टडी स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की। MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। वाइवा वाला जो आपका टीचर है वो सिर्फ MCA यहां से क्वेश्चंस पुट कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कि इंडिया में कितनी मिनिस्ट्रीज हैं। आपको पता होना चाहिए है क्या। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसमें 50-55 मिनिस्ट्रीज हैं। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कितनी है, 53 या 54 समथिंग होंगी। उसमें एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कॉरपोरेट का मतलब होता है कंपनीज। कॉरपोरेट का जो दूसरा नेम होता है ना, कभी आपने सुना होगा अपने मतलब सीनियर से या बड़ों से कि मतलब मुझे कॉरपोरेट में अपना करियर बनाना है, कॉरपोरेट में जॉब करनी है, मतलब कंपनीज में, ठीक है, कंपनीज में। तो कंपनी बहुत ही सेंसिटिव चीज है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों का पैसा लगा होता है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स होते हैं ना,
तो पब्लिक ने अपना पैसा कंपनीज में लगाया होता है, इसलिए सेंसिटिव चीज बन जाती है। इसके लिए अलग मिनिस्ट्री, अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया कि इनको अफेयर्स को, जो भी इनके कामकाज है, इनको रेगुलेट करने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ना फिर क्या किया है, कंपनीज एक्ट बनाया है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 उन्होंने बनाया है, और उसके अंदर उन्होंने क्या बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, लिख लो, रूल्स फॉर कंपनीज। कोई भी एक्ट है ना, एक्ट का मतलब होता है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। कम से कम देखो 500-600 पेजेस के होते हैं, 1,000 पेजेस के होते हैं। सब कुछ देखना होता है, कंपनी का नाम क्या है, क्या इंडिया में खुल सकती है, क्या फॉरेन की कंपनी आ सकती है, कंपनी में पैसा कितना लगा सकते हैं, शेयर कैपिटल या डिबेंचर, क्या सारी कंपनीज बेच सकती हैं कि कुछ कुछ, ऐसा सब कुछ। फिर उसके अंदर उन्होंने बताया कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बताएंगे, जो आपकी वो थी ना पार्टनरशिप फर्म वाली, वो नहीं चलेगी। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट हम बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 पार्ट कौन कौन से, पहला बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, और पांचवा होता है नोट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो उन्होंने ये बताए। तीसरा कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। ये ट्रायंगल आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स में इसको चेंजेस बोलते हैं, चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में, मतलब थोड़ा सा लॉजिक अब आपको क्लियर होगा कि बैलेंस शीट क्यों कंपनी की अलग अलग बनाई जाती है, क्योंकि MCA ने बोला, मिनिस्ट्री ने। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के या रेलवे की मिनिस्ट्री के कामकाज में दखल नहीं दे सकती, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, वहां तक हमें नहीं पहुंचना। अब हम करने वाले कंपनी की बैलेंस शीट होती क्या है। अब मेरे को रेशियो का चैप्टर करवाने के लिए देख लो, इस चैप्टर तक आना पड़ गया, क्योंकि इस चैप्टर में सारी टर्म्स होंगी, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट आएगा, तब जाके आप रेशियो का चैप्टर सोल्व कर सकते हो, फिर नहीं। चैप्टर में है क्या, अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, इसको इन्होंने ना, मेरे को एक छोटी सी गलती हो गई, इन्होंने शेड्यूल 3 में डाला। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ना, कंपनीज एक्ट के अपने अपने क्या है, शेड्यूल हैं, तो ये शेड्यूल 3 याद रखने। शेड्यूल 3 का पार्ट A जो है वो बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 का पार्ट B जो है वो P&L अकाउंट है। शेड्यूल 3 ने बताया था ये एलिमेंट, फाइनेंशियल पार्ट A बैलेंस शीट, पार्ट B P&L अकाउंट, बाकी तीन तो बस ऐसे ही चलते हैं। AS तो वो चलता है, ओ कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 से, सारी चीजें 3 है। हाँ। अब आ जाओ जल्दी से, अब मैं बैलेंस शीट पे आ रहा हूँ अब, और मैं थ्योरी पे टाइम नहीं लगाने वाला, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा कि हाँ बैलेंस शीट ऐसे बनती है। किसने बनाई है, MCA ने कंपनीज एक्ट बनाया है, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में और शेड्यूल 3 के पार्ट A में। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट पे आ जाओ, पेज 1.3 पे ये लिखा हुआ है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 को सर्कल करो पहले तो यहाँ पे। शेड्यूल 3 के ऊपर 2 साल पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आया था CBSE में। अब ये नहीं मुझे याद कि फाइनल पेपर का आया था या कंपार्टमेंट का आया था, जो वो सप्ली वाले पेपर नहीं होते, री वाला पेपर होता है, तो उसमें आया था शेड्यूल 3 का पेपर। शेड्यूल 3 ये देखो, ये लिखा हुआ है पार्ट 1 बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पे करंट ईयर की फिगर्स लिखनी होती है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे क्या बनता है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। पहले आपकी बनती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली साइड, फिर यहाँ पे नीचे बनती है एसेट्स वाली साइड। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के टोटल 4 यहाँ पे है क्या, सबसे पहले आता है लाइबिलिटीज वाली साइड, फिर इसके बाद आते हैं मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब होता है हेडिंग। तो लाइबिलिटीज वाली साइड के 4 मेजर हेड है, हर मेजर हेड के अंदर क्या आते हैं, सब हेडिंग्स। हर मेजर हेड के अंदर आते हैं सब हेड, मतलब कि सब हेडिंग्स आप कह सकते हो। उसके अंदर आती हैं आइटम्स। इस चैप्टर में से जो आपको क्वेश्चन आता है ना, इस चैप्टर में से आपको अलग अलग आइटम्स दी होती हैं और क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके मेजर हेड या सब हेड बताओ। ये आपको पता है, बहुत बार कर चुके हैं हम। तो अब हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर हेड किस साइड के, लाइबिलिटी साइड के, और यहाँ पे लाइबिलिटीज को इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो 4 मेजर हेड। सबसे पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड।
सेकंड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड होता है नेट करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा होता है करंट लाइबिलिटीज। आज जो मेरा मोटिव है, मैं आपको एक एक टर्म का मीनिंग नहीं बताने वाला, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है। अगर जिसको मीनिंग भी पता करने हैं ना कि इन टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। कहो तो इस वीडियो के बाद जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो का साथ में, ठीक है। तो अपने आप मीनिंग्स देख लेना। मेरा अभी यहाँ पे मोटिव है आप लोगों को याद करवाना। 4 मेजर हेड कौन से हैं? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ये इक्विटी और लाइबिलिटीज के 4 मेजर हेड हो गए। अब एसेट साइड के देखो 2 मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। अब सबसे पहले आ जाओ लाइबिलिटी के पहले मेजर हेड पे। पहला मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर 4 सब हेड हैं, सॉरी 3 सब हेड। ये जो ABC है ये इसको लिख लो 3 सब हेड्स। ये क्या है? 3 सब हेड्स हैं। और शेयर होल्डर फंड क्या है? शेयर होल्डर फंड जो है वो मेजर हेड है। आई थिंक आप लोगों की बुक में लिखे होंगे, है ना? लिखे हुए हैं ना? तो शेयर होल्डर फंड क्या है? मेजर हेड। उसके अंदर 3 सब हेड हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल। इसके अंदर आप क्या लिखते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इसमें हम जो शुरू करते हैं ना, ये करते हैं शेयर कैपिटल की जो अलग डिटेल्स होती है। ये सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम बोलते थे दादाजी, सबसे बड़े। फिर होता था इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल हम कितने शेयर्स बेच सकते हैं, ऑथराइज इशू शेयर कैपिटल कितने आप बेच रहे हो, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है ऑथराइज। ऑथराइज शेयर कैपिटल के ऊपर पिछले 5 या 6 सालों में 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी शॉर्ट। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? हाईएस्ट शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ, जितने वो शेयर्स बेच सकती है पूरी लाइफ में। बढ़ा सकते हैं, अलग उसके प्रोविजंस होते हैं। अभी अपन वो प्रोसीजर या वो प्रोविजन नहीं पढ़ रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे जब मैं कंपनीज इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ, जैसे मेरे पास मेरा CA का ऑफिस है, तो हमारे पास क्लाइंट आते हैं चंडीगढ़ मोहाली के, तो उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी होती है। तो मतलब 15 से 25 दिन का प्रोसेस होता है। तो अब जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी होती है, तो जो भी मेरे सामने डायरेक्टर्स आते हैं, मतलब जिसने कंपनी खुलवानी है, तो सबसे पहले मैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ, कितना पैसा लगाना चाहते हो, यानी कि कितनी शेयर कैपिटल। तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा के दे रहा होता है ना, उसकी ड्यूटी बनती है वो पहले कंपनी के मालिकों से पूछता है कितना पैसा लगाना चाहते हो। जितनी आप शेयर कैपिटल डिसाइड करते हो ना, उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट को फीस जाती है। तो हम जनरली क्या करते हैं, देखो मेरे पास तो हमेशा छोटी मोटी कंपनीज आई हैं, तो मैं हमेशा 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल तक उनको इशू करवाता हूँ। मतलब 5 लाख क्या होगी? ऑथराइज शेयर कैपिटल। इन फ्यूचर अगर बढ़ानी हो, बढ़ भी जाती है, थोड़ी सी और फीस लगती है, यानी कि चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल। इशूड मतलब उसमें से आप और कितने शेयर्स इशू करना चाहते हो कंपनी को। फिर उसके बाद होता है सब्सक्राइब्ड, मतलब कंपनी पब्लिक ने कितना परचेज कर लिया। फिर सब्सक्राइब्ड के बाद होते थे 2 बेटे, एक लायक एक नलायक। सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब जिसने जितने शेयर सब्सक्राइब किए, खरीद लिए, अगर उसने सारे पैसे दे दिए तो वो लायक बेटा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अगर उसने कुछ पैसे दिए तो वो नलायक बेटा है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। जिस वो नलायक। और ऐसा कोई केस नहीं होता कि जिसने बिल्कुल भी पैसे ना दिए हों, क्योंकि पहले जब तक हम उससे एडवांस एप्लीकेशन मनी नहीं लेंगे, तब तक हम उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको शेयर दे ही नहीं सकते। इसलिए कम से कम हर नलायक बेटे ने भी ना शेयर एप्लीकेशन मनी के पैसे दे दिए होते हैं। चलो जी, उसने दे दिए होते हैं, कंपनी ने ले लिए होते हैं। ठीक है, चलें सर आगे, बैठ जाएं। चलो बैठे हैं। पहला मेजर हेड क्या चल रहा है? शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर पहला सब हेड खत्म हो गया, शेयर कैपिटल। फिर आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट्स। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉफिट्स आते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जर्नल रिजर्व आ सकता है, कोई भी रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है, अगर P&L का डेबिट बैलेंस हुआ, क्या CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पे रेशो नहीं है अभी तो हम बैलेंस शीट कर रहे हैं। तो रिजर्व और सरप्लस का मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट। P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गए, कुछ भी। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अभी इसको ऐसे ही याद रखना। योगेश जी छोड़ दो यार। क्या लिखा?
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, डिटेल वाली क्लास में देख लेना ये क्या होता है, ठीक है। तीन, पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, उसके तीन सब हेड, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वारंट क्या होता है? डिटेल वाली क्लास, शेयर वारंट्स होता है मतलब आपने पहले एक डॉक्यूमेंट दे दिया, सच में शेयर इश्यू नहीं किए, पैसे ले लिए एक तरह से गिरवी के तौर पे, कुछ कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आप उसको शेयर्स दे देते हो, नहीं तो आप उसको उसके पैसे वापस दे देते हो। सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिन जिन बंदों ने ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन किया था, मतलब शेयर अप्लाई नहीं किए थे, तो उनके पैसे कंपनी के पास अभी पहुंच गए हैं, अभी तक उनको शेयर्स अलॉटमेंट नहीं किए, हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो उसको बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हाँ, आप इसको बोल सकते हो एडवांस, वैसे कॉल इन एडवांस नहीं होता, ये शेयर एप्लीकेशन मनी है, वही होगा कि जो मतलब कि उसमें एडजस्ट कर देते हैं। वो कॉल मनी होती है। ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पता है क्या है, जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो कंपनी ने पहले अनाउंसमेंट निकाल दी, तो जो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो पैसे दे देते हैं कंपनी को, और लेकिन उनको जब हम शेयर्स अलॉट करने होते हैं कुछ दिनों के बाद करने होते हैं, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ये वो 4 दिनों के लिए जो पैसे आ गए ये वो हैं, तो कंपनी के लिए तो लाइबिलिटी है ना, लोगों के पैसे आए हुए हैं, अभी तक हमने उनको शेयर्स नहीं दिए। थर्ड मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाता है, डिबेंचर्स या लोन फ्रॉम पब्लिक या लोन फ्रॉम बैंक या फिर पब्लिक डिपॉजिट। सबसे खतरनाक इसका होता था पब्लिक डिपॉजिट। अगर खाली डिपॉजिट हो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, खाली डिपॉजिट हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर पब्लिक डिपॉजिट हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब है ऐसा उधार जो कंपनी ने जर्नली 12 महीनों से ज्यादा टाइम के लिए लिया है। अब मैंने हार्दिक से लोन ले लिया 15 महीनों के लिए, तो ये मेरा कौन सा हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी, मेरी तरफ से ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। क्लियर है। सेकंड डेफर टैक्स लाइबिलिटी, मतलब आपने डेफर टैक्स लाइबिलिटी मैंने पिछली क्लास में भी डिटेल नहीं समझाई थी, यहां भी नहीं समझा रहा, एक ही शब्द है, ये आपने समझ के चलना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। जो डेफर हो गया पोस्टपोन हो गया, मतलब कि आपने अब 1 साल के बाद देने हैं, अब ऐसे लगा लो, डेफर टैक्स लाइबिलिटी यानी कि टैक्स पे करना है, डेफर का मतलब पोस्टपोन, जो आपने बाद में देना है 1 साल के बाद। थर्ड आपके पास है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो इन दोनों के अलावा हो। और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाते थे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर बोनस, ये सब चीजें, मतलब ये आपने एम्प्लॉइज को कोई पैसे देने हैं, लेकिन देने कब है, उनके रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो ये इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन। सुजल डिस्टर्ब नहीं करना। तो 4 सब हेड कौन कौन से हुए लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज के, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, थर्ड आपके पास है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लास्ट आपके पास है मेजर हेड। अब याद रखना जब हम रेशियो का चैप्टर करेंगे ना, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस बहुत काम में आने वाला है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज बहुत काम में आने वाली है, और करंट लाइबिलिटीज, मतलब आपकी जो पहली रेशियो चलेगी ना उसमें तो आता ही करंट लाइबिलिटीज है, तो ये अब ध्यान से पढ़ना। करंट लाइबिलिटी के ऊपर आप मान के चलो पेपर में ही ना 5-6 नंबर का आ जाता है। एक तो इस चैप्टर में से आपको आइटम्स देंगे, आइटम्स में मेजर हेड और सब हेड बताने होते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज की तो पक्का देते हैं ये आइटम्स, साथ में रेशियो वाले चैप्टर में भी। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें पे करनी है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर अंदर, ऐसी लाइबिलिटीज जो हमने 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी है। इसके अंदर पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में यानी कि लोन फ्रॉम बैंक, आपने लोन लिया बैंक से 10 महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए लोन लिया, इसका मीनिंग समझते हो, 10 महीने के बाद आपको पे कर देना है, या 10 महीनों से पहले या 10 महीनों के अंदर जो भी है पे कर देना है। लोन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी यानी कि किसी दोस्त मित्र प्यारे से लोन ले लिया, रिश्तेदार से ले लिया। उसके बाद एक आता है आपके पास डिपॉजिट। जब भी वर्ड होगा डिपॉजिट, वर्ड भी छोटा है ना तो आएगा भी करंट में, अगर होगा पब्लिक डिपॉजिट तो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डिपॉजिट और पब्लिक डिपॉजिट वर्ड याद रखने हैं। दूसरा आपके पास है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में 2 ही चीजें आती हैं, किसी को याद है,
रिसीवेबल थोड़ी ना, यहाँ पे पेबल बोल रहे हैं। तो ट्रेड पेबल में दो ही चीजें आती हैं, बिल पेबल या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जिनसे सामान उधार लिया, बिल पेबल भी जिनसे सामान उधार लिया। फिर दोनों में फर्क क्या है? क्रेडिटर से अपन मुंह जुबानी सामान ले आते हैं, भाई पैसे ले लियो यार, ठीक है थोड़े दिन तक दे देंगे, मतलब डेली रूटीन में चलता रहता है। बिल पेबल में सामने वाला आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, कहता है यार लिखत में दो हमें तो, ठीक है लिख के दो, तो उसको बोला जाता है बिल्स पेबल। है कौन? ये क्रेडिटर्स ही होते हैं। ट्रेड पेबल याद रह जाएगा, क्या क्या दो ही आइटम आनी होती है ट्रेड पेबल में, एक बिल्स पेबल और एक क्रेडिटर्स। फिर है अदर करंट लाइबिलिटीज, ये है स्टार आपका, इसमें बहुत आइटम्स हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज बुक में आना, एक बार डिटेल में आओ अदर करंट लाइबिलिटीज के 4-5 पेजेस के बाद। कम पे है। 1.16 ये जो भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ ना, इसकी आइटम्स आगे आगे डिटेल में लिखी हुई हैं। चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना ये वाली पूरी डिटेल में। तो अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स तो वैसे देखो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, लेकिन अगर उनकी करंट मैच्योरिटी है, मतलब अब वो टाइम सारा खत्म हो गया, जितने भी सालों के लिए आपने लोन लिया था, अब आपने उसको पैसे देने हैं, और उसको पैसे देने की घड़ी आ चुकी है 12 महीनों के अंदर अंदर। तो ना 12 महीनों के अंदर अंदर पैसे देने हैं ना, तो वो चाहे लॉन्ग टर्म है लेकिन उनकी मैच्योरिटी 12 महीनों से पहले है, तो उसको बोला जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। सेकंड आपके पास है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, या फिर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। एज इट इज याद कर लो, डिटेल वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक टर्म समझाने लग गया बहुत टाइम चला जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट हमें पे करना है, ड्यू है चाहे नॉट ड्यू है, ठीक है, आपकी वो किस हेड में आती है? अदर करंट लाइबिलिटीज में। वैभव सूजल आप देख लो क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर में। पेपर में आपको ये आइटम दी होंगी, ऐसी 8 आइटम्स, हाफ मार्क्स की एक होती है, तो 8 आइटम्स होंगी, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो ऐसे आइटम दे देते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू। इसका मेजर हेड और सब हेड बताओ। तो इसका जो मेजर हेड बनेगा क्या बनेगा? इसका मेजर हेड बनेगा करंट लाइबिलिटीज, और इसका सब हेड बनेगा अदर करंट लाइबिलिटीज। मेजर हेड हमारा 4th चल रहा है ना करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर जो तीसरा मेजर हेड है वो चल रहा है अदर करंट लाइबिलिटीज। तो आपको ना ऐसी 8 आइटम्स दी होंगी पूरी बैलेंस शीट या P&L अकाउंट में, तो उसका मेजर हेड और सब हेड बताने। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी पैसे अगर आपको एडवांस में मिल गए, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम जो है, ऐसे पैसे जो हमें मिल तो गए लेकिन मिलने नहीं चाहिए थे, तो वापस भी करने पड़ सकते हैं। तो जो चीज आपको वापस करनी है लाइबिलिटी है, कभी भी वापस करनी पड़ सकती है, यानी कि करंट लाइबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड, कल डिविडेंड बड़ा डिटेल में समझाया था। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अनपेड का मतलब है आपने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अभी सामने वाला मांगने नहीं आया, किसी भी टाइम आ सकता है ना, तो मतलब वो करंट लाइबिलिटी है। ऊपर इसका गलत नहीं लिख दिया आपने? क्यों? ऊपर मेजर हेड में शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा? क्यों शेयर होल्डर फंड आएगा? शेयर होल्डर लायबिलिटी होता है जब मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो साइड होती है, एसेट साइड है, लाइबिलिटी साइड। तो फिर ऐसा यूज ही नहीं हुआ, कहीं कोई आइटम आएगी उसका मेजर हेड, तो फिर वही आएगा ऊपर वाला। वो तो पहला ध्यान से देखो, हाँ नहीं अब हुआ है ना, जब डाउट आते हैं तो समझ लेना अब अटेंटिव होना शुरू हो गए। शेयर होल्डर फंड में ये 3 आइटम्स आती हैं, इसके 3 सब हेड अपने हैं। शाम को ट्यूशन के बाद जाओगे, अपने ही घर में जाओगे ना, ये थोड़ी किसी भी पड़ोसियों के घर भाग जाओगे। डरता तो नहीं है। तो यहाँ पे हम अदर करंट लाइबिलिटी का पूछ रहे हैं। अब अगर देखो आपके पास आता है पॉइंट अगर आपसे पूछते हैं आइटम कि हमें ना क्रेडिटर का मेजर हेड और सब हेड बताओ, तो इसका जो मेजर हेड है करंट लाइबिलिटी, सब जो हेड है ट्रेड पेबल। क्रेडिटर पूछ रहा हूं ना भाई, तो इस अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है। चलो जी, अदर करंट लाइबिलिटीज बाकी आप अपने आप देख लेना। उसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें मेन आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो टैक्स आपने अभी हर साल 1 साल के अंदर अंदर देना है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो अलग था, वो यहाँ पे था नॉन करंट लाइबिलिटी का सेकंड सब हेड। ये अब आपके पास है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स भी आपका ना एक तरह से लाइबिलिटी या लॉसेज ही होते हैं, जो आपको 1 साल से कम पीरियड में देने होते हैं। अगर आपके पास प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज है, मतलब एम्प्लॉइज को कोई पैसा देना है, गारंटी का वारंटी का पैसा देना अपने प्रोडक्ट का, और वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनेगा।
लाइबिलिटी साइड खत्म होगी, पहले 4 मेजर हेड डिस्कस करते हैं। क्या क्या मेजर हेड है? शेयर होल्डर फंड, सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। फिर से बोलेंगे, शेयर होल्डर, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी। फिर से शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने सब हेड हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी के नलायकों, इतने सारे, कितने सारे? 4। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। शेयर होल्डर फंड के कितने सब हेड हैं? पहला शेयर कैपिटल, P&L का था। वाह शाबाश, तालियां। तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज के कितने मेजर हेड होते हैं? गलत है, नॉन करंट लाइबिलिटी खुद ही एक मेजर हेड है। तालियां। करंट लाइबिलिटी के कितने मेजर हेड? 4। फिर से तालियां। अब तो जो ये गलत बता रहा है खुद ही अपने तालियां बजाओ। मैं तो बोल नहीं अभी। करंट लाइबिलिटी मेजर हेड है, उसके अंदर कितने? 4 सब हेड है। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अगर आपने लोन 12 महीनों से कम टाइम के लिए लिया हो। दूसरा आपके पास है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में 2 ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल। फिर है अदर करंट लाइबिलिटी, सबसे ज्यादा आइटम्स इसी में आती हैं, आपने इसी को स्टार मार्क करना है। और उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब आगे आ जाओ एसेट। एसेट साइड पे आ रहे हैं। एसेट साइड में 2 मेजर हेड, पहला नॉन करंट और दूसरा करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहले लिखो, नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेड्स, इसके जो हैं 5 सब हेड होते हैं। पहला है फिक्स्ड एसेट, लेकिन फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल। नॉन करंट एसेट्स में पहला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या है? सब हेड, उसका सब हेड है। क्या है? सब हेड है। पहला टेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो एसेट्स, हाँ, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मार सकते हैं। करो जी आगे। तीसरा वाला फीचर, भाग सकते हैं, भागना। जो भाग सकते हैं, जिसको लेके भाग सकते हैं। नीचे भागेगा। हाँ हाँ, आपने तभी तो मैंने बोला जिसको लेके भाग सकते हैं। जेठालाल जी कह रहे जेठालाल छोड़ो, अय्यर बनो। पहले क्या आएगा? पहले फिक्स्ड एसेट आएगा। फिक्स्ड एसेट के अंदर पहला टेंजिबल। तो मेडिकल नहीं चाहिए। मेडिकल नहीं मेडिकल नहीं चाहिए, नॉन मेडिकल चाहिए। मेडिकल डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा 8 साल ऐसे तो 8 साल डॉक्टर मेरी गली में 2 जेडे केशव के भाई हैं दोनों, और एक बिल्लू पास लगा हुआ, एक नवीन पास लगा हुआ। तो वो कर यार लगा हुआ, बात तो सही, वो डिग्री वाला थोड़ी है। लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस पास खोलने का मिलेगा। सही बोल रहा है वो जो लाइसेंस मिलता है ना, वो आपको केमिस्ट का या दवाइयों का मिलता है, डॉक्टरी का नहीं मिलता। फिर डॉक्टर ऐसा एक बंदा ने पहले आर्ट्स किया, फिर अब नॉन मेडिकल रजिस्ट्री में चला गया। वो तो उन्होंने 4 साल खराब किया। फिर आपको तो आर्ट्स ही लेनी चाहिए था, आप तो वायलेंट पे उतर आए हो, पॉलिटिशियन बनने क्या? चलो, टेंजिबल एसेट में क्या आएगा? फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये आ जाएगा आपका टेंजिबल में। इनटेंजिबल में क्या क्या आएगा? इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ठीक है, फ्रेंचाइजीज, ट्रेडमार्क। उसके लाइसेंस को कहां से छू सकते हो भाई? ये था आम आंसर, ये मेंटो जिंदगी वाला आंसर नहीं था। हाँ, बहुत ही घटिया था। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपकी नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट की होती है। इसकी एग्जांपल याद है क्या होती थी? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बिल्डिंग को बनने में 5-6 साल लग सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म नेचर की है ना, तो फिर ये नॉन करंट एसेट के फिक्स्ड एसेट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल मैंने बोला था टार्जन कार, है ना। टार्जन कार अजय देवगन को बनाने के लिए बहुत साल लग गए। तो आप एक डिजाइन तैयार कर रहे हो, जब आप एक डिजाइन या कोई लाइसेंस,
उसने तो 2 घंटे बना दी थी। जब आप एक कोई डिजाइन बनाने के लिए या कोई भी डिजाइन डेवलप करने के लिए जब आपको बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो क्या चल रहा है आपका नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का अंदर पहला सब हेड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में 4 पार्ट है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब ये हो रहा है आपका सेकंड सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो सब खरीद रखे हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उसको बोला जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड है आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट। ये थर्ड सब हेड है। एसेट साइड के फर्स्ट मेजर हेड का थर्ड सब हेड क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। गवर्नमेंट से अगर आपको कोई टैक्स के पैसे बाय चांस मिलने हो लेकिन वो डेफर्ड है, डेफर्ड का मतलब है पोस्टपोन, कुछ सालों के बाद मिलने हैं या 1 साल के बाद, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एग्जैक्ट डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मीनिंग मैं नहीं समझा रहा, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए मैंने बता दिया एक लाइन में, अदरवाइज इनके मीनिंग बहुत ब्रॉड में होते हैं। फोर्थ आपके पास है लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस गिवन। अगर आपने किसी को लोन और एडवांसेस दिए हैं, देखो नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ रहे थे, यहाँ पे आपने लोन लिया है। लोन्स और एडवांसेस जब भी वर्ड होगा ये कभी भी लायबिलिटीज नहीं होते, ये एसेट्स होते हैं। आपने लोन और एडवांसेस दिए हैं, अगर 12 महीनों से ज्यादा टाइम के लिए दिए इसलिए वो बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स। और उसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट, इनके अलावा कुछ भी आया। उसके बाद आता है आपके पास सेकंड मेजर हेड करंट एसेट। इसके 6 सब हेड होते हैं। करंट एसेट सबसे आखिरी है ना, तो आखिरी वाला हमेशा धमाका करके जाता है, तो पहला ये ऐसा पॉइंट है जिसके 6 सब हेड है। अदरवाइज नॉन करंट एसेट के 5 सब हेड थे, करंट लायबिलिटी के 4 सब हेड, नॉन करंट लायबिलिटीज के कितने थे? 4, शेयर होल्डर फंड के 3, और सेकंड में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई सब हेड ही नहीं था। अब इसमें करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में आपने किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए। 1 साल के लिए खरीदे। हाँ, तो अगर आपने ये 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए खरीदे हैं तो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया हो ना, याद है वो क्या होता था, शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, वो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया हो, तो वो नॉन करंट एसेट बनता है, यानी कि उसका जो मेजर हेड बनेगा ना नॉन करंट एसेट्स बनेगा। सेकंड आपके पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर 4-5 चीजें आ जाती थी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स। एक हार्दिक आपसे पूछता होता था मैं पॉइंट, है ना इसका, इन्वेंट्री का, याद है आपको? याद ही नहीं होएगा। रॉ मटेरियल होता था, फिनिश गुड्स होता था, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, ढूंढना पीछे, स्टॉक एक और होता है कुछ, एसेट साइड ढूंढो, इन्वेंट्री का सब हेड, उसके अंदर 6-7 आइटम्स लिखी होंगी। पीछे ढूंढना है। ये दिया हुआ है, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये वाला पूछ रहा था मैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स तो बता दिया ना बेटा, बता दिया लूज टूल्स। एक आपका अदर करंट लायबिलिटी में से एक आइटम पक्का पूछी जाती है, अदर करंट लायबिलिटीज में से एक आपकी, इसमें से एक आइटम पक्का पूछी जाएगी। तो इसका जो मेजर है, अरे भाई मेरे, वो आपसे पूछेंगे लूज टूल्स बताओ, तो लूज टूल्स का मेजर हेड क्या होगा? करंट एसेट। और सब हेड क्या होगा? इन्वेंट्री। मेजर हेड क्या होगा? करंट एसेट, और सब हेड क्या होगा? इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल के बाद देखो क्या है, रॉ मटेरियल के बाद आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें 2 चीजें आती हैं, डेटर्स और बीआर। ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें आती थी? बिल पेबल और क्रेडिटर्स आते थे ना ट्रेड पेबल में, तो ट्रेड रिसीवेबल में उसका बिल रिसीवेबल और डेटर्स, यानी कि हमारे कस्टमर्स हो गए जिनको हमने सेल की हुई है उधार पे। डी आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट में 6-7 चीजें आ जाती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, चेक एट ड्राफ्ट इन हैंड। अब यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ध्यान से देखो मेरे लाल पीलो, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका सब हेड अलग बना हुआ है। कैश फ्लो वाले चैप्टर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाता था। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट के इस चैप्टर में मेरे को देख के बताओ,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ पे आ रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट में कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? ढूंढो पीछे डिटेल, करंट इन्वेस्टमेंट में। पीछे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं तुक्का मारना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पढ़ के देखो। अदब लिखा हुआ है बस। किस में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट इन्वेस्टमेंट में आना, उससे दो सब हेड पहले, है दिया गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहीं पे दिया हुआ है? तो जो भी अब आपकी करंट सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, सब कुछ करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, चाहे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है। अब ध्यान से सुन लेना ये वाला पॉइंट, एक नंबर वेस्ट मत कराना। योगेश अब ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं। अगर कैश फ्लो का चैप्टर है, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सब कुछ किसका पार्ट बन जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। अगर वो सब हेड वाला चैप्टर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, वो आपको ये कहे कि मेजर हेड और सब हेड बताओ, तो करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो फिर करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेंगी। सोच के देखना, पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने बोला है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाता है। इस वाले चैप्टर में करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है। उसके बाद आपके पास है शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस। ऊपर क्या थे? लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। आपने अपने प्यारे बंधुओं मित्रों को क्या दिया? लोन दिया, लेकिन 1 साल से कम पीरियड का, तो होगा शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। वो आपकी एसेट्स है। मेजर हेड क्या बनेगा? सब हेड शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस। लास्ट में अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट में जो रह गए, बताओ मेरे लाल क्या क्या रह गया? जो रह गया बस। भाई पेपर में थोड़ी ना रह गया जो रह गया। कोई आइटम बताओ। हाँ आप कह रहे थे बड़े वो कॉन्फिडेंट वे में। जो रह गया मैंने तो यही बोला, हाँ कोई एग्जांपल? लैंड एंड बिल्डिंग। वाह शाबाश। बाहर जाके बताना मत कि यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हो। अगर आपने अदर करंट एसेट में बताया लैंड और बिल्डिंग, नाम खराब कर दोगे यार। बैच नया बनने वाला है मुकत स्कूल का, तो +2 का बैच भी शुरू हो गया ना, +2 का आज से। आते हैं फिर आपको स्कूल में तो आज शुरू हुए। बच्चे ट्यूशन। आपने नहीं, पहले उनको नहीं बताना, पर पहले लगा था तू तो पता नहीं 6 साल में इतने क्लास हो क्यों कोई तू भी लगा था 15 मार्क पे। चलो चलो इधर इधर। ओ वैभव जी, वैभव, योगेश, चैट देखते ना तू। हार्दिक एक काम करो, बाहर चले जाओ, उसके बाद बोलना। 5 मिनट तक चला जाता हूँ। अभी चले जाओ। 5 मिनट छुट्टी तो 5 मिनट। अदर करंट एसेट में आएगा एक चीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। एक बार जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते हैं। सबसे पहले है आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड। इस शेयर होल्डर फंड में पहला मेजर हेड, पहला मेजर हेड सब हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेड, फोर्थ मेजर हेड करंट लायबिलिटी का पहला सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नॉन करंट लायबिलिटीज भूल गए थे, उसका पहला सब हेड। दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आता है एसेट साइड। एसेट साइड के अंदर पहला नॉन करंट एसेट में पहला फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल। सेकंड सब हेड, थर्ड सब हेड, चौथा। यार सोच के बोलो। पांचवा देख के बोलो, अदर नॉन करंट एसेट। उसके बाद सेकंड एसेट साइड में कितने मेजर हेड होते हैं? लायबिलिटी साइड में कितने मेजर हेड होते हैं? लायबिलिटी साइड का तीसरा मेजर हेड, एसेट साइड का दूसरा मेजर हेड। इसके अंदर कितने सब हेड होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मुझे बोलने दो। कहता तुम मुझे। अच्छा जी, अब मैं पूछता हूं आइटम्स, मेरे को मेजर हेड और सब हेड बताना। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस,
लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, लाइबिलिटी गलत है। लोन्स और एडवांसेस होते हैं नॉन करंट एसेट। इसका सब हेड क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। अच्छा जी, लूज टूल्स, करंट एसेट्स का इन्वेंट्रीज। ओके, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी का ये सेकंड सब हेड है। करंट लाइबिलिटी के कितने मेजर हेड होते हैं? 4। गलत है, मेजर हेड ही नहीं होते, सब हेड होते हैं। लाइबिलिटी साइड में कितने मेजर हेड? एसेट साइड में कितने मेजर हेड? एसेट साइड में 6 सब हेड किसके होते हैं? करंट एसेट का तीसरा सब हेड, चौथा सब हेड, पहला, दूसरा। ट्रेड पेबल में कौन कौन सी 2 आइटम्स आती हैं? बिल पेबल और डेटर्स, और बीआर को मिला के क्या बनता है? रिजर्व और सरप्लस किसका मेजर हेड है? गलत है, वो सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, उसका मेजर हेड क्या बनता है? शेयर होल्डर फंड। चलो